प्रणाम, वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण चल रहा था वर्ण विचार और उसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने उपयोगी एक ट्रिकी क्लास लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। आप सभी का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है वह इसी प्रकार मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, क्योंकि कहा भी गया है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से चलती है दुनिया, चलने को एक पांव से चलती है दुनिया, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसी सहयोग की आशा से मैं आपके बीच जो वर्ण व्यंजन भेद हैं उसका एक प्रकरण आपको लेकर आया हूं कि उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से वर्ण कहां से बोले जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए देखिए, हमारा जो मुख है इसके अलग अलग उच्चारण स्थल हैं और प्रत्येक मनुष्य का उच्चारण स्थल एक ब्रह्मा ईश्वर ने विधिवत रूप से बनाया है। जैसे सबसे पहले कंठ आता है, फिर हमारा कंठ के बाद तालवा आता है, तालवे के बाद मूर्धा जो उठा हुआ भाग है, जो अपने तालु के बाद जो उठा हुआ भाग है वो आता है। उसके बाद जो है दंत आते हैं और दंत के बाद ओष्ठ आते हैं। ये 5 उच्चारण स्थल ईश्वर ने सभी मनुष्यों में विधिवत रूप से दिया है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कंठ के तत्काल बाद ही ओष्ठ आ गए? ऐसा होता है? नहीं होता। कंठ के तत्काल बाद बिना तालवे के सीधे ही कंठ में ही दंत उग गए, ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये एक निश्चित क्रम है, पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। ये ईश्वर ने सब मनुष्यों का समान बनाया है। तो पहले तो आप इन 5 को क्रम में लिख लीजिए। लिखने के बाद आप देखिए कि जो हमारे हिंदी वर्णमाला में क वाली जो लाइन है, क ख ग घ, ये वाली लाइन सबसे पहले आती है। तो आप पहले कंठ वाले में लिख दीजिए क वर्ग, यानी कि क वर्ग पूरा। जो पूरा क वर्ग है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं क ख ग घ और अड़, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार अगली पंक्ति पूरी की पूरी मैं ये कह सकता हूं च वर्ग, पूरा का पूरा इसमें आएगा। फिर इससे नीचे चलते हैं, बताओ आगे वाला कौन सा वर्ग आता है च के बाद? हाँ, ट वर्ग आएगा, ट वर्ग पूरा का पूरा। फिर उससे आगे चलते हैं, ट के बाद कौन सा आता है? त वर्ग। तो त वर्ग पूरा का पूरा तालु से दंत से बोला जाएगा, मूर्धा से ट वर्ग बोला जाएगा, तालु से च वर्ग बोला जाएगा और कंठ से कौन सा वर्ग बोला जाएगा? क वर्ग। क वाली पूरी लाइन, तालु से च वाली, मूर्धा से ट वाली, दंत से त वाली पूरी लाइन बोली जाएगी। अब आगे है नेक्स्ट ओष्ठ। ओष्ठ में हमारा आएगा प वर्ग। तो प वाली पूरी लाइन कहां से बोली जाएगी? ओष्ठ से। अब आपको पता है कि हमारा 5 नंबर वाला उच्चारण स्थल कौन सा है? ओष्ठ। तो 5 नंबर वाला वर्ग कौन सा है? प वर्ग। हमारा 4 नंबर कौन सा है उच्चारण स्थल? दंत। तो बताइए, दंत 4 नंबर पे है तो 4 नंबर वाली पंक्ति कौन सी है? अपने करते हैं क च ट त। त वाली लाइन तो पूरी की पूरी, यानी त में त थ द ध न, ये सारे के सारे हमारे इस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। हमें ध्यान रखना है, ये बात तो अपने को पता चली। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अब रह गए य र ल व, है ना, उनको भी हमें याद करना है। तो उनको याद करने का क्या ट्रिक है? देखिए दोस्तों, उनको याद करने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। सीधा सा सूत्र है, सबसे पहले जो विसर्ग होती है, ये विसर्ग हमेशा कंठ से बोली जाती है। विसर्ग हमेशा कंठ से बोली जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। और जब विसर्ग कंठ से बोली जाती है तो आप सभी जानते हैं कि है जो ध्वनि है वो भी हमारे कंठ के पास पास से बोली जाती है। आगे मैं इसका और डिटेल से वर्गीकरण करवाऊंगा, पहले आप इसको समझिए कि विसर्ग और है, बहुत सारी विद्वान जो है इसको मानते हैं कंठ से। उसके बाद हमें 3 शब्द ध्यान रखने। देखिए, सबसे पहले यश, यश शब्द ध्यान रखना है, ये और श। फिर दूसरा ध्यान रखना है रस, यश रस। और फिर उसके बाद ध्यान रखना है हमें तीसरा शब्द लस, ये ध्यान रखना है। यश, देखिए यश रस लस। तो यश को हम बोलेंगे कहां से? तालु से। र और श को कहां से बोलेंगे? मूर्धा से। और ल और स को कहां बोलेंगे? दंत से। अब आप देखिए, यह र ल व में से वह रह गया, तो अंतिम में आप लिख दीजिए वह, यानी कि वह को हम कहां से बोलेंगे? ओष्ठ से बोलेंगे।
ये तो हो गया हमारा सामान्य सा वर्गीकरण। अब आप देखिए, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो है होता है, ये है कंठ से भी आगे वाले भाग से बोला जाता है, जिसे कहते हैं कोमल कंठ। कोमल कंठ, कोमल कंठ का मतलब है काकल्य। काकल्य यानी कोमल कंठ। कोमल कंठ से बोला जाएगा। कौन सा? विसर्ग और है। ऐसा वर्तमान के जो व्याकरण के आचार्य हैं वो मानते हैं। वर्तमान के व्याकरण के आचार्य विसर्ग और है को काकल्य ध्वनि कहते हैं, कोमल कंठ कहते हैं। अब पुराने वाले तो कहते हैं विसर्ग और है को कंठ से बोला जाता है, वर्तमान वाले कहते हैं विसर्ग और है को कहां से बोला जाता है? काकल्य से बोला जाता है। तो अपने को क्या करना है, अगर दोनों विकल्प में आ जाए तो हमें सही उत्तर मानना है। आधुनिक वर्तमान जो परिस्थितियां उसको देखते हुए यानी हम काकल्य सही करेंगे। बाई चांस कंठ आए नहीं विकल्प में तो हमें काकल्य को मान लेना है। और यदि मान लीजिए विकल्प में काकल्य है ही नहीं, कोमल कंठ है ही नहीं, तो फिर हम किसको मान लेंगे? कंठ को मान लेंगे। तो ये परिस्थिति के अनुसार हमें इसका चयन हमें करना है, ये ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं कि कंठ, तालु, कंठोष्ठ, इनका भी वर्गीकरण हम करने वाले हैं। आगे देखिए, अब हमें यह ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि मूर्धा और दंत के बीच में एक जगह होती है जिसका नाम है वर्तस्य। वर्तस्य जगह वर्तमान में आधुनिक जो है आचार्य, उन्होंने वर्तस्य जगह को खोजा है। इसको कहते हैं अपने मसूड़ा, जो हमारे दांतों से चिपके हुए होते हैं मसूड़े, उनको कहते हैं वर्तस्य। और विद्वानों ने कहा है कि ले, से, न और जय। जय कौन सा? देखिए नुक्ते वाला। नुक्ते वाला, ये जो है नुक्ते वाला, ये ध्वनियां जो हैं, ये ध्वनियां जिनके नीचे, इनके नीचे नुक्ते लगते हैं, ये ध्वनियां वर्तस्य से बोली जाती हैं, ऐसा उनका मानना है। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि यदि विकल्प के अंदर दंत ध्वनि नहीं है और वर्तस्य दिया हुआ है तो हमें वर्तस्य से ही इनको हल करना है, ये बात ध्यान रखनी है। दंत और वर्तस्य में से लसंजय शब्द को ध्यान रखें, और ये हमें ल और से बोले कहां से जाते हैं? दंत से बोले जाते हैं। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने एक नए जगह खोजे जिसका नाम है वर्तस्य। तो आपको इन नुक्ते वाले जय का, नुक्ते वाले से का, नुक्ते वाले ले का उच्चारण स्थान ध्यान रखना है। वर्तस्य को हमें देख करके करना है। इन दोनों में से विकल्प आते हैं तो ज्यादा सही वर्तस्य होगा, जिसको मसूड़ा कहा जाता है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न आया तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ यही आएंगे। अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाया तो काकल्य वाला आएगा, तो हमें ये करना है। अगर थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया इन दोनों में से तो वर्तस्य वाला आ सकता है, हमें इसको ध्यान में रख करके करना है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो वै ध्वनि है, इस वै ध्वनि का उच्चारण स्थान, इसके नीचे नुक्ता लग जाए तो ये बन जाता है दंतोष्ठ। तो वै ध्वनि को भी दंतोष्ठ कहा जाता है। आधुनिक विद्वान इसको ये मानते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, वै ध्वनि ओष्ठ से बोली जाती है, लेकिन नुक्ता लगने के बाद ये जो है व, इस उच्चारण से दंतोष्ठ की ओर चली जाती है। ये भी वर्गीकरण ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं स्वरों की। इसमें स्वर लगाते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए दो स्वर कौन से आते हैं? ए और आ। तो हम करते हैं ए और आ, इन दोनों को सबसे ऊपर लिख देते हैं, मतलब कि कंठ से। कंठ से बोले जाते हैं ए और आ। बताइए उसके बाद कौन से आते हैं? ई और ई। तो ई और ई जो बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं तालु से। आगे देखिए उसके बाद कौन से दो आते हैं? उ ऊ। लेकिन उ ऊ तो मूर्धा स्थान आ गया। हम उ ऊ बोलते हैं तो हमें लगता है कि उ ऊ बोलने से ओष्ठ जो है वो ज्यादा काम कर रहे हैं। तो ओष्ठ से बोले जाएंगे हमारे अगले दो वर्ण, जिनको मैंने नाम रखा है उ ऊ, जो ये है, ये बोले जाएंगे। उसके बाद आता है री। तो हमने कंटिन्यू चलना है आगे। आगे हमने री को रख देना है। ये रख दिया मैंने री को। जब रे यहां से बोला जा रहा है मूर्धा से, तो आप देखिए रे के समान ही उच्चारण होता है री का, तो इसलिए री भी हम इसके सामने रख देंगे। ठीक है। अब अगले आते हैं ए आई। अब ए आई आप सभी को पता है कि ए का निर्माण जो होता है वो ए प्लस ई से होता है। ए और ई मिलकर के ए का निर्माण करते हैं, है ना। तो बताइए ए और आई में कौन से स्थलों का योगदान होगा? तो देखिए ए बोला जाता है कंठ से और ई कहां से बोला जाता है? तालु से। तो हम ये कह सकते हैं कि कंठ और तालु को मिलाने से ए आई स्वरों का उच्चारण होता है। तो देखिए कंठ तालु ये जगह दी हुई है, तो इस जगह में हम कह सकते हैं ए और आई, इनको बोला जाता है। ए आई को कहां से बोला जाएगा? कंठ और तालु को मिलाने से बोला जाएगा। अब बात आती है कंठ और ओष्ठ। अगले हमारे हैं ओ औ। देखिए अब हमें पता है कि ओ का निर्माण किससे होता है?
ए में यदि हम ऊ मिला दें तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। तो देखिए ए का उच्चारण स्थल कौन सा है हमारा, ऊपरी पर देखिए कंठ है, और इसमें यदि हम मिला दें क्या, इसमें मिला देते हैं हम ऊ। अब ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान देखिए ये रहा, ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ को मिलाने से, कंठ ओष्ठ को मिलाने से ओ का निर्माण होता है। तो कंठोष्ठ ध्वनि अपने को ध्यान रखनी है कौन सी रहेगी, ये रही हमारी कंठोष्ठ में ओ और औ, इसको हम ध्यान रखेंगे। दंतोष्ठ में आपको ध्यान है वह है। अब बात रहेगी हमारी नासिक्य की। नासिक्य का मतलब होता है केवल नाक से जो बोली जाती है, और विद्वान कहते हैं कि पंचम वर्ण जो होते हैं, पांचवें वर्ण, वो सभी नाक से बोले जाते हैं। तो पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, अण, न, ये, हम ये कह सकते हैं यह वाली ध्वनि, और यह के बाद न और मैं, ये जो ध्वनियां हैं ये सभी ध्वनियां अपने आप में कहां से बोली जाती हैं, ये सारी की सारी नाक से बोली जाती हैं। अण, ये, ण, न, मैं, ये ध्वनि सभी नासिक्य ध्वनि कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्गीकरण के द्वारा हम इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। क्या करोगे, सबसे पहले 5 स्थल लिखोगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसके ऊपर कै वर्ग, च, क, त, प, ये लिख लोगे। ये लिखने के बाद क्या करोगे आप, सबसे पहले विसर्ग जो और है ये बोले जाते हैं कहां से, कंठ से। तो विसर्ग कंठ से बोली जाती है। विसर्ग के समान ही मिलता जुलता व्यंजन कौन सा होता है ना। जैसे देखिए अतः, अतः के पीछे विसर्ग लगती है तो है की ध्वनि आती है, तो विसर्ग जहां से बोला जाएगा है भी वहां से बोला जाएगा। उसके बाद आगे हमें 3 शब्द ध्यान रखने हैं, यश, रस, लस, ये लगा देंगे। उसके बाद आगे अंत में क्या लगाएंगे, वह बचेगा, वह हम यहाँ ओष्ठ के पास लगा देंगे, ये वह हो गया। इतना होने के बाद हमें ध्यान रखना है कि विसर्ग और जो है इसको आधुनिक विद्वानों ने काकल्य ध्वनि का नाम दिया है, तो ये काकल्य ध्वनि को हम यहां लगा देंगे। कुछ विद्वान इसका दूसरा नाम रखते हैं अली जिह्वा, अली जिह्वा, अली जिह्वा ध्वनि भी कहते हैं किसको, है को। तो ध्यान रखना है को अली जिह्वा, ये भी एक अन्य नाम है जो अपने को ध्यान इसमें रखना है। इस प्रकार आगे हमने ये कर लिया, ये वर्गीकरण कर लिया। अब हम सबसे पहले स्वरों को रखेंगे, तो 2-2 स्वरों को लेते हैं। ए आ स्वरों को लिया, सबसे ऊपर लिख दिया, फिर ई को लिया, सबसे ऊपर लिख दिया, फिर ऊ को रखने लगे, तभी दिमाग ठनका कि ऊ बोलते हैं तो ओष्ठ काम करते हैं, तो हमने ओष्ठ की तरफ ऊ रखा। फिर अगला कौन सा है, री, तो रे जहां से बोला जाता है री वहीं से बोला जाएगा, हमने इजीली रख लिया। फिर कंठ तालु को मिलाने से ए आई, कंठ और ओष्ठ को मिलाने से ओ, दंतोष्ठ ध्वनि वे वाली, और नासिक्य ध्वनि यमगणनम जो है ये नासिक्य ध्वनि हमारी रहेगी। तो बहुत ही इजी सा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 33 प्रकार के व्यंजनों को हम आसानी से याद कर सकते हैं, सभी स्वरों को इजीली याद कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी, काम आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही इजी मेथड से सीखने के लिए आप सभी मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मैं इसमें आपके माध्यम से ऐड करता रहूंगा। आइए एक और वर्गीकरण मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा वर्गीकरण करवाता हूं, बहुत ही आसान सा। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें ये याद नहीं रहते, दिमाग में बनते ही नहीं है, चित्र नहीं बनते, क्या करें कि हमें इनको बार बार रट्टा न लगाना पड़े, बार बार पढ़ना न पड़े। आप देखिए, ये तो उच्चारण स्थल के आधार पर भेद था। अब कई विद्वान कहते हैं कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजन या वर्ण बांटे गए हैं। प्राणवायु के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होते हैं नंबर 1 देखिए अल्प प्राण, और नंबर 2 होते हैं महाप्राण। हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है, उस वायु की गति के आधार पर, उसकी मात्रा के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब जिनमें फेफड़ों से वायु क्या निकले, कम निकले। महाप्राण का मतलब जिनमें हमारे फेफड़ों से वायु अधिक मात्रा में निकले, जिनको बोलने में हमारी सांसें बहुत ज्यादा प्रवाहित हो, वो कहलाती है महाप्राण। और जिनमें कम वायु प्रवाहित हो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। तो इनको हम कैसे याद करें, देखिए हमें पता है कि हिंदी भाषा में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। अब यहाँ पे हर वर्ग के अंदर हमें पता है कितने वर्ण होते हैं, क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं सब में, तो सभी में 5 वर्ण होते हैं, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे 5 वर्ण जो दिए हुए हैं, उनमें से अल्प प्राण में देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण। पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा, 5वां। हर वर्ग का, हर जो वर्ग है उसका पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण है वो अल्प प्राण माना जाता है।
दूसरी तरफ महाप्राण के अंदर हमें पता है हर वर्ग का कौन कौन सा, दूसरा और चौथा वर्ण, नंबर 2 और 4, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। यानी कि जैसे मान लीजिए आप क वाली लाइन कर रहे हो तो ख और घ, अगर च वाली कर रहे हो तो छ और झ। इसी प्रकार हर वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण माने जाते हैं, पहले तीसरे और पांचवें वर्ण क्या माने जाते हैं, अल्प प्राण माने जाते हैं। अब इनको याद कैसे करें, देखो महाप्राण शब्द है महा और इधर है अल्प। अल्प में देखिए ये जो अक्षर है ये ज्यादा है, इसलिए ये संख्या विषम भी है, देखो 1 2 3 विषम है। महा संख्या कैसी है, सम है, तो सम संख्या में तो सम वाले अक्षर रखने हैं 2 और 4, विषम वालों में क्या रखने हैं, अल्प विषम संख्या है तो 1 3 5 वाले हमें इसमें रखने हैं। ठीक है, अल्प प्राण में इसके अलावा हमें क्या रखने हैं, देखिए ए शब्द आ गया, इसका मतलब सभी स्वर, सभी जो स्वर हैं वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि अपने को ट्रिक याद रखना है कि ए आ गया तो ए के अंदर मतलब सभी ए आ ई सभी स्वर अपने आप में अल्प प्राण हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ये और जो वह होते हैं ना, ये वह, इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। यह और वह को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है हिंदी में, तो ध्यान रखना है यह वह रे ले, ये जो ध्वनियां हैं ये भी हमें इसी के अंतर्गत रखनी है, अल्प प्राण की कैटेगरी के अंदर रखनी है। तो अल्प प्राण ध्वनियों में ये ध्वनियां अपने को ध्यान रखनी है, ये वाली है। दूसरी तरफ महाप्राण में जो श और है, ये जो ध्वनि है ये ध्वनियां हमें रखनी है महाप्राण के अंदर। तो महाप्राण में कौन कौन सी आए, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा किसमें आए, महाप्राण में। और श और है ये किसमें आए, ये भी महाप्राण में आए। और इधर देखिए अल्प प्राण में हमें पता है अल्प आ गया तो 1 3 5 करना है, ए आ गया तो स्वर भी करने हैं, जब स्वर आ गए तो ये भी हमें करने हैं। इस प्रकार हम ये ध्वनियां आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये वर्गीकरण आपके लिए बहुत ही सिंपल सा रहा है, आप इजीली इसको याद कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए और इन शब्दों से खेलिए। ये शब्द जो है ना इनसे खेलिए, इस ऐसे शब्दों से यदि हम मिलाकर याद करेंगे तो ये ट्रिक हमारे मस्तिष्क में हमेशा रहेगी। आइए मैं अगला वर्गीकरण बताता हूं जिसको कहा गया है घोष तत्व के आधार पर, और घोष कहते हैं ध्वनि को। वर्णों का तीसरा जो भेद है वो है घोष तत्व के आधार पर। तो घोष तत्व का मतलब होता है ध्वनि यानी कि झंकार। हम जब वर्णों को बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से, हमारी स्वर तंत्रियों से झंकार निकलती है। अब किसी वर्णों को बोलने में झंकार ज्यादा निकलती है, किन्हीं को बोलने में झंकार कम निकलती है। तो यहां ध्यान रखना है ऐसे वर्णों को बोलने में जिनको की झंकार कम निकले उन्हें कहते हैं अघोष। जो घोष कम करे, ध्वनि कम करे, ध्वनि क्या हो, कम ध्वनि वाले क्या कहलाते हैं, अघोष। और दूसरे ऐसे वर्ण जिनको बोलने में ध्वनि बहुत ज्यादा हो, ध्वनि क्या हो, अधिक हो, ज्यादा हो, ज्यादा झंकार करने वाले जो हैं वर्ण वो कहलाते हैं सघोष। तो इस प्रकार अघोष बिना घोष के, बिना ध्वनि के, कम ध्वनि, घोष अधिक ध्वनि वाले, हम 2 भागों में इनको बांट सकते हैं। अब याद रखिए जो अघोष व्यंजन होते हैं, अघोष व्यंजन, इनकी संख्या होती है, हमेशा याद रखिए इनकी संख्या 13 होती है। अघोष ध्वनि 13 अघोष, 13 अघोष, 13 कथन। तो 13 अघोष से हम 13 संख्या याद रखेंगे। ये 13 संख्या कौन कौन सी है, देखिए अघोष व्यंजनों की हम बात करते हैं तो 13 अघोष किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, वर्ग का कौन सा भाई, पहला और दूसरा। जैसे कि कैक है पहली लाइन का, दूसरी लाइन का बताओ कौन सा आएगा, चेच है, तीसरी लाइन का टैट है, फिर तैत है, और फिर अंत में पै और पैफ है। अब कितने हुए ये, पहले दूसरे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, है ना, 10 तो यही हो गए। और 3 एक जैसे, श और श, 3 एक जैसे, देखिए श, ये 3 जो एक जैसे हैं ये हमें ध्यान रखना है कि ये अपने आप में अघोष होते हैं। तो अघोष क्या, 13 अघोष। तो 13 में तत्काल 10 कौन से हैं, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये तो हो गए 10, और 3 एक जैसे, तो कितने हो गए, 13। शेष जो व्यंजन बचे हैं, शेष जो वर्ण बचे हैं
वो सभी व्यंजन, वो सभी वर्ण ध्यान रखना है घोष कहलाएंगे, सघोष कहलाएंगे। इन 13 के अलावा जितने भी शेष हैं, शेष कौन से रह गए आप सभी जानते हैं। शेष क्या रह गया, पहला दूसरा तो वर्ग का हो ही गया, तो तीसरा चौथा पांचवा ये रह गए, यह रे ले वे है ये रह गए, सभी स्वर रह गए। ये सारी चीजें ध्यान रखना है, सघोष के अंतर्गत आती है। इनके नीचे नुक्ता भी लग जाए, ग घ के नीचे नुक्ता भी लग जाए तो भी ये सघोष कहलाएंगे। कह के नीचे नुक्ता लग जाए तो भी वो अघोष ही कहलाएंगे। ध्यान रखना है विसर्ग जो होती है अपने आप में, विसर्ग को देखिए, विसर्ग कहां से बोली जाती है, विसर्ग किसके समान होती है के समान होती है, हमें पता है। तो है कहां से बोला जाता है, सघोष से बोला जाता है, तो इसलिए विसर्ग भी हमको सघोष के अंदर ही रखनी है। पंचम वर्ण कहां से बोला जाता है, सघोष से बोला जाता है, तो अनुस्वार भी हमें सघोष में ही रखनी है, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अघोष में तो 13 अघोष कर दो और 13 संख्या एक तरफ कर दो, बाकी बच गए जो सघोष या घोष कर दो। अल्प प्राण महाप्राण का ट्रिक मैंने बता दिया। अल्प में 3 शब्द हैं तो पहला तीसरा पांचवा आएगा। ए आ गया इसलिए ए यानी कि स्वर, सभी स्वर आएंगे। ए आ गया यानी अर्ध स्वर, यानी ये रे ले वे वो भी इसी में आएंगे। इस प्रकार हम इजीली उनको कर सकते हैं। तो ये महाप्राण में हमें पता है दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। तो ये ट्रिक्स के द्वारा मैंने 3 भेद आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूं आप इसको जब बार बार वीडियो को देखोगे तो आपके दिमाग में ये ट्रिक बैठ जाएगा और इजीली आप एक सरल सा वर्गीकरण प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।